हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास दायल और इस इंटरव्यू में हम आपके सामने आपके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक ऐसे इंसान को जिन्होंने 283 स्कोर किया है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। मनोज भाई, वेलकम। आप हमारे दर्शकों के सामने हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। थैंक यू विकास, मुझे ये मौका देने के लिए। और आपने एक जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये बहुत ही बढ़िया है और ये स्टूडेंट कम्युनिटी को डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं और जो अब नेट की कनेक्टिविटी हो गई है और आपका जो इनिशिएटिव है वो अफोर्डेबल भी है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प करेगा इन लॉन्ग टर्म। थैंक यू मनोज भाई। हम लोग हमारा जो डिस्कशन है वो इस पे बेस्ड होगा कि हम जो इनका एक्सपीरियंस रहा है सोशियोलॉजी में 283 स्कोर करने का। 150 इन्होंने स्कोर किया है पेपर वन में। एक बार उन्होंने 144 स्कोर किया। आई थिंक लास्ट ईयर ही आपने 144 स्कोर किया, इसी साल 2021 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें सोशियोलॉजी में इनके 144 स्कोर था, विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट बिकॉज द सोशियोलॉजी स्कोर इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 310। आई थिंक टॉपर कितने पे था इस बार? टॉपर आई थिंक अराउंड 286। 286 this year, it was 286. या दैट वाज द and हाईएस्ट and मार्क आई and he थिंक। scored 144 in paper 2, so you can understand that he knows a thing or two about sociology optional, obviously. So मनोज भाई, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा सोशियोलॉजी के बारे में। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस नहीं है जितना शायद पॉल साइंस के बारे में है या एंथ्रो के बारे में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो आपकी जर्नी जो रही, 5 मेंस आपने लिखे सोशियोलॉजी में, तो आपने कैसे इंप्रूव किया? क्या आपने कहीं से कोचिंग ली? किस तरह से आपने ग्रेजुअली इंप्रूव किया? मेरे को पता है कि आपने शायद ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने सीखा है। कुछ बताएं इसके बारे में। राइट बिकॉज एज यू सेड आई डिड इट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हम्म। सो स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ली थी हम्म। बट वहां पे वो टीचर आते ही नहीं थे। हम्म। सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। हम्म। सो देन आफ्टर इन 2016 मैंने सिर्फ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था परवीन किशोर सर के पास। सो वो आफ्टर टेस्ट कुछ क्लासेस लेते थे, तो दैट क्लासेस हेल्प मी अ लॉट। सो आफ्टर दैट आई यूज टू रीड बाय माई सेल्फ। सो कुछ बुक्स थे जैसे हरलम बोस, ऑरेंज एंड तुषार अंशुल सर्स के नोट्स थे। सो उनको यूटिलाइज करके मैंने मतलब खुद से अपने कंसेप्ट बनाया। उसके बाद एज सच मैंने कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं लिया। सो जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि मैंने कोचिंग ली, तो वहां कभी क्लासेस हुई नहीं। अच्छा, तो क्लासेस हुई नहीं, उससे आप किस तरह से, मतलब सही से क्लासेस नहीं हुई या किस तरह से आई मीन वहां पे जैसे उन्होंने पेपर 2 कभी कंप्लीट ही नहीं किया, अच्छा, उन चीजों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया गया। ही नहीं गया और फीस पूरी ले ली गई। और पेपर 1 में भी कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाए, जैसे उन्होंने डिवाइड किया होता है कि 4 टीचर्स लेंगे। सो ये यूजुअली होता नहीं है आजकल की कोई 4 सोशियोलॉजी या कुछ किसी ऑप्शनल को पढ़ाने के लिए 4 टीचर्स हों, बट वहां पे ऐसा था। और वो चारों में से 3 तो कभी आए ही नहीं। सो जो पहले टीचर आए उन्होंने जितना उनसे हो सकता है उतना किया। सो बट पूरा आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक से वो बता नहीं रहे, कोई नोट्स भी ठीक से उस टाइम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। सो तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाद में मैंने अपने खुद से सेल्फ रीडिंग से ये धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव किया है। स्टार्टिंग में मेरा जब उस कोचिंग के बाद मैंने जब मेंस लिखा था, सो मेरा स्कोर अराउंड 170 और 180 था। सो 2016 में मैंने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी प्रवीण किशोर सर के पास, उसके बाद मेरा स्कोर 242 हुआ एंड इन 2017 आई गॉट 283 मार्क्स। और एज यू सेड in the latest 2021 I scored 257 marks, which I think is good enough. Because the topper was 280, I think 280 something. Yeah, something in 280 range. The highest marks So was you were scoring 257, so you were among the top scorers. So मनोज भाई, जो मैं आपकी जो जर्नी का ट्रेंड देख पा रहा हूँ कि आपने 2015 में आपने शायद पहला मेंस दिया था। राइट और 2015 में आपने मेंस में, जैसे आप बता रहे हो कि दोनों पेपर में मिला के आपका स्कोर 180 के आसपास था। राइट। उसके बाद में आपने स्कोर को इम्प्रूव करके पेपर वन में 2017 में आपके 150 मार्क्स आए और 2016 में 106 थे। तो कैसे इंप्रूव किया आपने? क्या किया था ऐसा जो आपने गलती पहले करी उसके बाद में ठीक किया उसको? सी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा मींस, तो बेसिकली जनरली अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। सो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद मी। जैसे अब 2017 में आप बात कर रहे हैं, तो फेयर इनफ आई हैव गिवन 2 मेंस ऑलरेडी। सो उसके बाद और मैं मेरा ये था कि जो बेसिक बुक्स हैं
उनसे मैं कंसेप्ट बिल्ड करूँ अपने। हम्म तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैंने हरलम बोस बुक पढ़ी थी, ऑरेंज वाली, और साथ में मैंने ब्लू वाली ऑरेंज ब्लू और ओलंपस वाली यस राइट। तो उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, उसमें से सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। आफ्टर 2-3 रीडिंग्स आई यूज्ड टू मेक नोट्स फ्रॉम देम। सो और फिर जो थिंकर्स थे उनकी जो स्टेटमेंट थी तो मैं उसको वर्बटिम मैंने कह सकते हैं रट लिया था, तो ताकि वो मैं उसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकूं एग्जाम में जाके, एग्जाम हॉल में जाके। सो आई थिंक उस वो चीज चीज काम में करी। यस राइट। तो पेपर वन में आपने 150 स्कोर किया। पेपर वन इज डोमिनेटेड बाय द थिंकर्स एंड आई थिंक देयर आर सेट ऑफ थिंकर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द पेपर वन सिलेबस. So, would you like to give any advice to our viewers? Ki how do you like read the thinkers? How do you analyze them? And how much time you should be giving for paper two and paper one and paper two? See, in paper one this year also 100 marks it was from thinkers portion. So thinkers are important. और जब आप thinkers को पढ़ेंगे तो उसके उनको पढ़ने के साथ साथ आपके कई और सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। जैसे उसमें आप मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन का भी टॉपिक कवर हो रहा है, सोशल चेंज, मार्क्स सोशल चेंज की भी बात करता है तो उसमें वो भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके तो सबसे पहले आपको थिंकर्स ही पढ़ना चाहिए। और यूजुअली मैंने देखा है कि जो बहुत सारे कोचिंग्स वाले हैं वो पहले थिंकर्स का ही टॉपिक लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, टाइम कि मतलब कितना, जैसे आपको जैसे पेपर वन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, पेपर टू पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, किस तरह से आप, जैसे अभी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है शुरू, या मान लो कि जो अभी सोशियोलॉजी कर रहा है वो, तो उसका कितना टारगेट होना चाहिए, फरवरी तक उसको लेना चाहिए सोशियोलॉजी को, किस तरह से उसके बारे में आप देखते हैं? सी जहाँ तक पेपर वन की बात है थोड़ा सा मतलब टफर साइड पे है। उसमें स्टार्टिंग है, कुछ चैप्टर हैं सोशियोलॉजी, साइंस, सोशियोलॉजी एज साइंस, थिंकर्स वाला पोर्शन, जिसको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकता हूँ कि 60% टाइम आपको पेपर वन में रहना है और 40% आपको पेपर टू में, क्योंकि पेपर टू थोड़ा मतलब आपका जीएस से भी मैच करता है और वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा होगा। तो उसमें चाइल्ड लेबर के बारे में पूछते हैं तो चाइल्ड लेबर आपने कहीं पढ़ रखा, एजुकेशन इसमें एक टॉपिक है तो वो आपने कहीं पढ़ ही रखा है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी एक टॉपिक है तो आपने वो कहीं पढ़ रखा है, जीएस जैसा है। बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये करना है कि आपको उसमें सोशियोलॉजिकल एंगल लाना है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लाना है। अब क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे आएगा, तो पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने पेपर वन पढ़ लिया है तो उससे आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे। आपको उसमें फंक्शनलिज्म पता होगा, आपको जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो क्या कह रहे हैं, आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वो क्या कह रहा है, तो आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये पेपर टू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें अगर आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लाना है तो आप ये कह सकते हैं जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, इट इज एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज। और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, सो एक एटीट्यूडनल चेंज ला रहे हैं, सोशल चेंज ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे सोशल चेंज रख सकते हैं दोबारा से। और फिर आप ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन हो रही है उनकी, तो और उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, सोशल एम्पावरमेंट आप यूज कीजिए, टर्म यूज कीजिए पर्टिकुलर। और फिर तो इस तरीके से आपको मतलब सोशियोलॉजिकल जार्गन यूज करने हैं बेसिकली। तो यही सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई थिंकर्स पता है तो दैट इज आई थिंक केक राइट। तो विशाल, मनोज भाई, आपने ये बात काफी बढ़िया बताई कि जैसे आपने पेपर टू की बात करी और पेपर वन की बात करी, आपने बोला कि पेपर वन थोड़ा मुश्किल होता है स्कोर करने के लिए, उसको पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि डिटेल ज्यादा है। पेपर टू जो थोड़ा जीएस की तरह है। आपने पेपर टू में इस साल 2021 में 2022 में भी मनोज भाई ने मेंस लिखा है इस बार। आई होप उनका रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। इनका लास्ट मेंस था, छठा अटेम्प्ट था, पांचवा मेंस था इनका। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपके 133, 136 और 144 ये स्कोर रहा है आपका पेपर टू में पिछले 3 मेंस के अंदर, तो मतलब अच्छा स्कोर है ये काफी। पेपर टू में जब जेनरिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसमें बोल रहे हो कि कीवर्ड्स आप जैसे ये जो आपने बताया कि एजेंट ऑफ सोशल चेंज स्टेट वर्क कर रहा है, या सोशल एम्पावरमेंट है, या फिर थिंकर्स को यूज करते हैं, तो ऐसा कोई मटेरियल है मार्केट में अवेलेबल जिसको हम पढ़ें? और जैसे आपने 5-4 बुक्स बताई, जैसे नितिन सांगवान की बुक है, या आपने शायद तुषार अंशु के नोट्स बताए, और उसके अलावा आपने हॉरर नंबर्स ऑरेंज एंड ब्लू बताई।
तो इन कीवर्ड्स को हम एक जगह कैसे लेके आए, आपने कैसे किया कि इन कीवर्ड्स को या इन चीजों को? जैसे कि आपने बोला कि तुषार अंशु, तो हम्म, मेरा जो पेपर 2 के था, तुषार अंशु सर के नोट्स थे मेरे पे, हम्म, तो दे आर रियली गुड। अगर हम्म, आपने उनको पढ़ लिया 2-3 बार, हम्म, तो आप उसमें से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और हम्म, उसको यूज भी कर सकते हो। हम्म, देन मैंने एक बी के नागला बुक पढ़ी थी, हम्म, तो उसमें से आपको जो इंडियन थिंकर्स हैं, इंडियन हम्म, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, हम्म, उनके आइडियाज पता चल जाएंगे। हम्म, और जो रही उसमें करंट वाली बात, और जो हम्म, करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हम्म, उसमें आप कैसे यूज कर सकते हो। और जैसे आप पूछ रहे हैं, कोई मटेरियल नहीं है, स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है हम्म, करंट रिलेटेड, तो बेस्ट मटेरियल यही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। हम्म, तो न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आते ही हैं हम्म, कुछ ना कुछ टाइम बाद, कि हम्म, जिससे आप अपने पेपर 2 के लिए कुछ ना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हम्म, जैसे कि आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, हम्म, तो उसमें आप अभिजीत पाठक का पढ़िए। हम्म, अभिजीत पाठक इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं। हम्म, ऐसी रिजर्वेशन के रिलेटेड कोई टॉपिक है, हम्म, तो उसमें सतीश देश पांडे सर का हम्म, आर्टिकल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ऐसे हिंदू में भी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं। जैसे अगर डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सोनल डी देसाई को आप हम्म, कोट कर सकते हैं। हम्म, तो उनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं। और मैंने ये भी किया था कि जैसे मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लेता था, हम्म, उनमें से उनके नोट्स बनाता था। हम्म, नोट्स इन द सेंस मेरे लेंथी नोट्स नहीं होते थे, सिर्फ पॉइंट वाइज होते थे कि हाँ, हम्म, यहाँ पे मैं ये कोट कर सकता हूँ। हम्म, जैसे कि अब दलित मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, हम्म, तो सब वही लिखते हैं, किसी ने संस्कृताइजेशन अडॉप्ट किया, हम्म, किसी ने फिर उसके अगेंस्ट दूसरे मूवमेंट स्टार्ट किए, हम्म, अंबेडकर के बारे में लिख देंगे। हम्म, तो आप उसमें कुछ नया ऐड कीजिए जो कि आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिल रहा है। जैसे मैं उसमें नया ऐड कर रहा हूँ दलित कैपिटलिज्म, हम्म, दलित आर्किटेक्चर। जैसे कि जो मायावती जी ने स्टैचूज बनाए, तो व्हाट इज दिस? हम्म, दिस इज शोइंग symbolically it is a Dalit architecture. हम्म, It is giving them pride. हम्म, So आप इस तरीके के जो नए सोशियोलॉजिकल जार्गन जो, जार्गन्स यूज करेंगे और न्यूज़पेपर से अपने आइडिया, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज अपलिफ्ट करेंगे और उनको वहां पे यूज करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग एन एज ओवर अदर्स। तो मनोज भाई एक जो जरूरी चीज मेरी आपके डिस्कशन से निकल के आ रही है कि मान लीजिए कि कोई जो स्टूडेंट है जिसने अभी अभी सोशियोलॉजी लिया है, 1 साल उसको हुआ है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कई बार आदमी लॉस्ट फील करता है कि यार मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे नोट्स सही में काम आएंगे नहीं आएंगे। जैसे आप, यू आर समबडी हु हैज स्कोर्ड वेल, आप आपके नंबर आ गए वो सब नोट्स बना के, एक बार आपके 136 आए तो आपको लगा कि शायद मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन जो नया स्टूडेंट है वो कई बार कंफ्यूज फील करता है कि यार न्यूज़पेपर में कितनी देर पढूं, कौन से नोट्स बनाऊं, क्या मैं ये किस तरह से यूज हो पाएंगे। तो उसको करने का तरीका क्या क्या, आंसर राइटिंग करके उसको प्रैक्टिस किया जाए, किस तरह से उसको हम कोई नया स्टूडेंट करे? सी, जिसने अभी इसको 1 साल हो गया है, थोड़ा बहुत उसको आइडिया है, तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, सिलेबस देखा है। तो जब वो सिलेबस देखेगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेगा, तो वो देखे कि हाँ, जो मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये मेरे सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। अब सपोज कोई एजुकेशन वाला आर्टिकल आया, तो एजुकेशन के टॉपिक है उसमें सोशियोलॉजी, डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफी एज एक पूरा यूनिट ही है उसमें, पॉपुलेशन का एक यूनिट है, तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो वो देखे कि हाँ, ये इसमें से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। आपको पूरा मतलब वर्ड टू वर्ड आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से कुछ आइडिया लेने। और आपको, और मैं एक आसान चीज आपको बता देता हूँ, जैसे आपको नहीं भी लेना, आपको पता, आप देख लीजिए इससे रिलेटेड थिंकर कौन सा है। अगर आपको सोशियोलॉजिकल ही अपने आंसर को कुछ ज्यादा बनाना है और आप सोचते हैं कि थिंकर से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो आप वो देख लीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से थिंकर्स हैं। जैसे मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, अभिजीत पाठक सर हैं, वो आर्टिकल लिखते रहते हैं एजुकेशन से। सतीश देशपांडे, सोनल डी देसाई, इस तरीके से डिफरेंट। अब माइग्रेशन का टॉपिक था, माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था 2021 में। तो आप उसमें अगर न्यूज़पेपर अगर किसी ने पढ़ा है, तो प्रिया देसिंगांकर की स्टडी है, तो वो बोलती है कि माइग्रेंट कंट्रीब्यूट 10% टू द इंडियन जीडीपी। तो अगर आप ये कोड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और तो उसको उस बंदे को मतलब, या जो भी बंदा है या बंदी है जो प्रिपेयर कर रहा है, उसको मतलब देखना है कि हाँ, ये रेलिवेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या आ रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने हैं। ये नहीं कि सब कुछ ही पढ़ डालना है। कुछ पॉलिटिकल आर्टिकल्स होंगे, उनको छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। और उसमें से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो हाँ, पॉलिटिक्स वाला एक टॉपिक है, तो आप देख लीजिए कि हाँ, ये कहीं से मेरे सोशियोलॉजिकल के हिसाब, सोशियोलॉजी के हिसाब से रेलिवेंट है या नहीं है। दैट्स इट। तो मनोज भाई, आपने जैसे आप बता रहे हो कि न्यूज़पेपर में से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अगर कोई थीम अगर पूछ जाती है बार बार, जैसे माइग्रेशन, पॉपुलेशन बताया आपने, डेमोग्राफी बताया आपने, कास्ट के बारे में, या दलित कैपिटलिज्म जैसे कीवर्ड आपने यूज करे,
तो लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या किसी मैगजीन से। कई बार दो तरह के व्यूज आते हैं सर। पहला व्यू आता है कि मतलब न्यूज़पेपर 30-40 मिनट से ज़्यादा तो किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इट इज़ अ शैम, क्योंकि कोई भी मैगजीन कभी न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकती। और क्या मैगजीन्स के थ्रू भी कुछ ऐसा नोट्स बनाने चाहिए या कोई ऐसा कंपाइलेशन आता है सोशियोलॉजी का, करंट अफेयर्स का, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? सी अभी तक मुझे तो ऐसा कोई सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कंपाइलेशन मिला नहीं। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं शायद ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता और मैं भी यूज़ कर लेता। अगर आपको मिल रहा है मार्केट में कोई सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से कोई कंपाइलेशन, आप यूज़ कीजिए, यू आर फ्री टू यूज़ इट। अब ठीक है, आपका टाइम भी सेव होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बिकॉज ये आपको सिर्फ सोशियोलॉजी ही नहीं, जीएस में भी काम आएगा। आप एसए में भी कई सारे जो एनेक्डोट्स होते हैं सिंपली वहां से आप लिफ्ट कर सकते हो, वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और बेसिकली अब सी सेट थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, कॉम्प्रिहेंशन। तो आप जब न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो रहा है। आप सडनली जाते हो और 2 घंटे में आप सोचते हो कि मैं सारे सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन सही कर दूंगा, जब वो की लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप बेहतर है कि अगर न्यूज़पेपर से उसको दोनों चीजें लें। आप ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए न्यूज़पेपर को, और 10 to 15 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स एक्स्ट्रा आप दीजिए और जो नोट डाउन करने में, सो 1.5। तो मनोज भाई, एक सवाल सबका रहता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने या तो 1 साल बिता दिया प्रिपरेशन में, या नया है अभी या नहीं है, तो उन्होंने, अगर उनको फाउंडेशन कोर्स करना कितना जरूरी है? देखिए, जरूरी का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि उनको खुद से पढ़ के समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उनको ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो खुद से पढ़ के समझ में आ जा रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जरूरी है फाउंडेशन बैच। और साथ में अगर उनको कोई बताने वाला मिल जाए कि हाँ तुमको बेसिकली ये पढ़ना है, इस बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ना है, पर्टिकुलर दूसरी बुक से दूसरा टॉपिक पढ़ना है, तो और उन सब टॉपिक्स को वो नोट्स बना ले जो सेग्रीगेटेड हैं। बिकॉज एक बुक नहीं मिलेगी आपको, जैसे नितिन सांगवान भी है तो वो कंपाइलेशन है, आप उसको डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद आप नितिन सांगवान पढ़िए और आप फिर अपने नोट्स बनाइए। तो और जो एक कोई बंदा, जो कोई मेंटर या कोई गाइड आपका या कोई फ्रेंड जिसने पहले एग्जाम दे रखा हो, सोशियोलॉजी या कोई भी आपका ऑप्शनल हो, तो उसके बाद अगर आप करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के टाइम में, जब इंटरनेट के टाइम में आपको किसी हैफ्टी सम्स पे करने की जरूरत है कोचिंग में, जहाँ 50,000 60,000 कुछ तो 70,000 पे भी पहुंच गए। तो आपको मिनिमम अमाउंट पे, अब अगर आपको कोई टॉपिक समझ भी नहीं आ रहा है, आपको रीड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड की, सीनियर की, अपने मेंटर की। और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। बट आपको कोई ये गाइड करने वाला होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। तो मतलब बेसिक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, और ये मेरा भी, और मतलब इसीलिए हमने इनिशिएटिव शुरू किया था, कि मेरा जो अनुभव था ये था कि अगर आप कहीं से भी फाउंडेशन कोर्स कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में आपको सारी बुक्स खुद ही पढ़नी पड़ती है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक मोक्ष आपको मिलेगा नहीं। तो कैसा, आपका भी क्या सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से रहा? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ही सही है। देखिए, पढ़ना तो आपको ही है और एग्जाम भी जाके आपको ही लिखना है, कोई और आपकी जगह नहीं लिखेगा। आपको कोई कितना भी बढ़िया टीचर मिल जाए, आप कितने भी लाखों रुपए दे दें, ये गारंटी नहीं है कि आपका क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ द डे it is you and you only which have to do hard work, which have to write the exam. So ये जरूरी है कि आप अपने पे विश्वास रखें कि हाँ I can score in any subject, like in optional सोशियोलॉजी की बात करें तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना रीड कर लिया है कि मैं वहां जाके बढ़िया करूंगा। लेकिन केवल वीडियो देखने से, अगर आपने, जैसे कई सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको सुन लेने से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मेरा जो अनुभव रहा यही रहा कि अगर आप वीडियो क्लासेस लेते हैं तो उसके बाद उस साल तो आपका क्लियर होगा नहीं, क्योंकि आप तो सुनते जा रहे हैं। जब तक आप लिख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना या आंसर लिखना, और खुद से पढ़ के उसकी समझ विकसित करना, रादर देन किसी से सुनना केवल? आप सिर्फ सुने जा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि मेमोरी की भी कोई लिमिट है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको कैसे जानेगा, वो आपके आंसर के थ्रू जानेगा कि आप क्या वहां पे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसको उसी बेसिस पे वो आपको मार्क्स देगा, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड होता है। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही है, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, सिर्फ वीडियोस देखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको लिखना है और कोई उसको सही से बता सके कि हाँ भाई इसमें ये ऐड हो सकता है,
जिससे आपके थोड़े से वैल्यू एडिशन हो जाए और थोड़े से मार्क्स बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात मैं करता हूँ, तो थिंकर्स आप कोट कर रहे हो, तो थिंकर्स ऐसे आपका बड़ा आंसर है, तो उसके पास एग्जामिनर के पास इतनी टाइम नहीं है या वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि वो देखे कि हाँ इस बंदे ने थिंकर कोड भी किया, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए या बोल्ड में लिख दीजिए। हाईलाइट करने, कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर कंप्लीट करते हैं फिर सोचते हैं कि बाद में अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो आप जब लिख रहे हैं आंसर आप बोल्ड में लिख लीजिए, ये लिबर्टी आपके पास है। तो उसको ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगा कि हाँ इसने यहाँ पे वेबर कोड किया, यहाँ मार्क्स कोड किया, या यहाँ पे AR देसाई कोड किया या श्रीनिवास कोड किया। तो इस तरीके से आपको कुछ छोटी मोटी इधर उधर की ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, जिससे आपका 1 नंबर या 2 नंबर हर क्वेश्चन इम्प्रूव बढ़ेगा। मनोज भाई, एक जो जरूरी चीज मेरे को लगती है कि जैसे कोई इंसान अगर एक बार आपको बता देता है कि जिसके खुद के नंबर अच्छे आ रखे हैं और वो बता दे कि यार ये ठीक लिखा है, तो आपको एक कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलता है। जैसे मेरे साथ मेरे कुछ मेंटर्स रहे, मेरे कुछ गुरु रहे, उन लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आया। तो जब जब किसी सब्जेक्ट में उनका अच्छा ओपिनियन मिल जाता तो लगता कि हाँ अब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस बारे में मतलब इसी तरह से हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, आपने हमारे साथ बात करी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मेंटरशिप के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि मनोज भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और 283 मार्क्स इनके ओवरऑल आ रखे हैं। एक बार 150 GS1 में 144 2021 वाले अटेम्प्ट में इनके आ रखे हैं। और ऐसे इंसान से अगर आप कॉपी इवेलुएट करवा पाए, जिनसे आप पूछ पाए कि कौन सी डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, अगर फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है सारा का सारा, उनमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, हॉरोलम्बस जो आपके पास है इतनी मोटी किताब है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसमें से क्या रखना है और किस तरह से उसको नोट बनाना है, तो आपके पास एक डेडिकेटेड गाइडेंस मेरे ख्याल से रहेगी। और शायद इस विजन से आप इंस्प्रेस हुए, आपको बहुत जगहों पे आई नो ऑफर्स मिल रहे थे क्योंकि यू हैव सर्टेन क्वालिटी, but why did you choose to like work with us? I would like to ask you that, because it was like I thought it would be difficult to convince you, but you got convinced. नहीं, आपका इनिशिएटिव एक स्टूडेंट और एस्पिरेंट कम्युनिटी के लिए है। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग आपका मोटिव नहीं है। आपका मोटिव है कि जो स्ट्रगल्स हमने फेस किए हैं वो जो अब जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ना फेस करना पड़े, वो मिसगाइडेड ना हो और उनको सही गाइडेंस मिले। देखिए, आपको कोई कितना भी बढ़िया टीचर हो या कितने भी बढ़िया मेंटर हो, करना तो आपको पड़ेगा। युद्ध तो अर्जुन को लड़ना पड़ा था, लेकिन सारथी आपको दे सकते हैं जो बढ़िया क्वालिटी हो, कृष्ण की तरह, जो आपको बता दे कि हाँ भाई, जैसे कि आपने कहा कि इस बुक से ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये वाला इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सा वीडियो आपको देखना है, बस यही हमारा आपका मोटिव और यही हम हेल्प कर सकते हैं। करना आपको ही है। तो दोस्तों, ये हमारा इंटरेक्शन था मनोज के साथ में, जिनमें उन्हें 6 UPSC के अटेम्प्ट दिए हैं, 5 मेंस लिखे हैं और 2021 वाला इन्होंने इंटरव्यू दिया। ऑप्शनल में इनका स्कोर एज हमने बताया कि इट हैज बीन फैबुलस एंड ही विल बी जॉइनिंग अस। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव हिम इन द टीम एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज विकास दायल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज।